आज के इस खास शो में एक बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं और ये खबर देश की राजधानी दिल्ली से आई है। दरअसल दिल्ली के रानीबाग इलाके में एक लड़के ने गंभीर आरोप लगाया। ये लड़का मासूम है, छोटा है। इस लड़के और इसके पिता के मुताबिक एक कोचिंग सेंटर में इस लड़के को जबरन कुरान पढ़ने के लिए कहा जाता था और ऐसा नहीं करने पर उसकी कई बार पिटाई भी की गई। इस घटना के सामने आने के बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली में कोचिंग सेंटर की आड़ में धर्मांतरण की कोशिश की जा रही है? क्या कोचिंग पढ़ने वाले बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? आज इस खबर को भी दिखाएंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा भी होंगे जो ये रिपोर्ट लेकर आए हैं और खास डिटेल भी उनके पास मौजूद है। मेहमानों से भी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। सबसे पहले आप इस एफआईआर को देखिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि इस बच्चे को इंस्टीट्यूट में जबरन कुरान खरीदने और पढ़ने के लिए कहा जा रहा था। इस खबर के आने के बाद हमारी टीम इसकी पड़ताल में लगी और हम उस जगह पर गए जहां यह इंस्टीट्यूट चल रहा था। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के रानीबाग इलाके की श्रीनगर गली की गली नंबर 1 में। मेरे पीछे ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये वही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे वो 6ठी क्लास में पढ़ने वाला जो बच्चा है वो यहाँ पर पढ़ा करता था। हालांकि अगर बच्चे की बात माने तो इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाला रिजवान नाम का जो टीचर था जो उसे इंग्लिश पढ़ाया करता था, जैसा कि बच्चे ने बताया है, उसने उसको कहा कि वो कुरान पढ़े, कुरान को ख़रीद के लेके आए और तमाम जो दूसरी बातें कही। जिसके बाद जो बच्चे ने के अगर बात माने तो बच्चे ने ये कहा कि वो इसने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद बकौल बच्चा कि रिजवान ने उसके साथ मारपीट की। जिसके बाद बच्चे ने इस बात के बारे में अपने माता पिता को बताया। जिसके बाद बच्चे के जो पिता थे वो इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो लिखा हुआ है JMD कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है काफ़ी झगड़ा हुआ। जिसके बाद जो बच्चे के जो पिता थे मनोज कुमार, उन्होंने इस मामले के बारे में दिल्ली पुलिस को एक लिखित शिकायत की। जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि जब इस मामले को लेकर जो बच्चे के पिता मनोज कुमार यहाँ पहुँचे थे उसके बाद जो है वो इस इंस्टीट्यूट को खाली कर दिया गया। अब ये इंस्टीट्यूट को कहीं और जो है वो चलाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे सच्चाई क्या है। इसके बाद हमारी टीम ने पीड़ित और उसके पिता से बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। इस वक्त मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के रानीबाग इलाके में मौजूद हूँ मैं, और रानीबाग इलाके में कुछ दिन पहले एक ऐसा वाकया सामने आया जो आपको हैरान कर देगा। दरअसल 6ठी क्लास में पढ़ने वाले इस बच्चे को इसके माता पिता गांव से दिल्ली लाए थे और दिल्ली में लाने के बाद इन्होंने एक कोचिंग सेंटर में बच्चे को पढ़ने के लिए इस उम्मीद से भेजा कि बच्चा वहां पढ़ेगा, लिखेगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा और उनकी ज़िंदगी को अच्छी जगह, अच्छी मुकाम तक पहुंचाएगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि बच्चे ने जब अपने माता पिता को ये बताया कि उनकी कोचिंग में पढ़ाने वाला एक रिजवान नाम का जो टीचर है वो बच्चे पर कुरान पढ़ने का दबाव डालता है और तमाम जो दूसरी बातें हैं, चाहे हिंदू धर्म ग्रंथ जो भी हैं, गीता और जो दूसरे ग्रंथ हैं, उनको ना पढ़ने की सलाह देकर कुरान पढ़ने का दबाव डालता है। जिसके बाद बच्चे ने अपने पिता से शिकायत की और ये शिकायत पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। बच्चा हमारे साथ है, सीधे बच्चे से बात करते हैं। आखिर हुआ क्या था, किस तरीके से रिजवान ने बच्चे को मजबूर किया कुरान पढ़ने को लेकर, और तमाम चीज़ें हम बच्चे से ही जानते हैं। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6th में पढ़ते हो। यहाँ पे कब से पढ़ रहे हो रानीबाग में? 3 महीने से। 3 महीने से पढ़ रहे हो। पहले इससे पहले कहाँ पढ़ रहे थे? गांव में। कौन सा स्कूल का नाम क्या है? स्कूल में नहीं, निकल गए ना। अच्छा, स्कूल से निकल गए थे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कि आप जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते थे उस ट्यूशन में कौन टीचर आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ाता था? रिजवान सर इंग्लिश पढ़ाते थे और अजय सर मैथ और साइंस। अच्छा, रिजवान इंग्लिश पढ़ाते थे, अजय सर मैथ्स और साइंस पढ़ाते थे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कि आपने अपने पिताजी से, पापा से शिकायत की थी कि रिजवान जो टीचर हैं वो आपको कहते हैं कि कुरान पढ़ा करो, ऐसी शिकायत आपने अपने पिताजी से कही थी? हाँ, कही थी। क्यों? आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो बाबा मुझे कहते थे और कहते थे कुरान खरीदो, पढ़ो, इसलिए। अच्छा, तो आपसे ही कहते थे या बाकी सब से कहते थे? मुझे नहीं पता सिर्फ। आपको अपने बारे में पता है कि हाँ। आपके लिए कहते थे। अच्छा, कितनी बार का रिजवान ने आपको इस बारे में कहा कि आप कुरान खरीदो, कुरान पढ़ो? 3-4 बार कहते।
3-4 बार कहा था। पूछते भी थे कुरान खरीदी नहीं खरीदी जैसा आपने बताया था? हाँ, जब मैं नहीं खरीदता था तो मुझे मारते थे और डांटते थे। अच्छा, हाँ, कितनी बार आपको मारा है और डांटा है? 4-5 बार। 4-5 बार। क्या जब पहली बार आपको कब बोला था, किस समय बोला था रिजवान ने कि कुरान खरीदो पढ़ो? जब मैं गया था उसके 3-4 हफ्ते बाद। अच्छा, जिस तरीके से बच्चे ने बताया कि रिजवान नाम का एक टीचर था जो उसको जो है वो सब्जेक्ट जो इंग्लिश पढ़ाता था, इंग्लिश पढ़ाता था रिजवान, रिजवान इंग्लिश पढ़ाता था और इंग्लिश पढ़ाने के बाद वो छुट्टी के टाइम बच्चे से आखिर कहता क्या था। ये एक संकीर्ण मानसिकता है जो इन नन्हे बच्चों के भविष्य पे ज़ाहिर तौर पे असर डालती है और इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद भी करती है। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, लेकिन जैसे ही बच्चे ने इन तमाम चीज़ों के बारे में अपने पिता को बताया तो पिता ने इस बात की शिकायत पुलिस को की। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। लड़के से बात करने के बाद हमने लड़के के पिता से भी इस मामले में बात की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उसी 6ठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के पिता मनोज कुमार, जिनको बच्चे ने इस तमाम बातों के बारे में बताया था कि किस तरीके से रिजवान नाम का जो टीचर है वो बच्चे पर कुरान पढ़ने का दबाव बना रहा था। मनोज जी से ही बात करते हैं कि यह पूरा मामला क्या था। मनोज जी, आपने पुलिस को एक शिकायत दी है जिसमें एफआईआर भी हुई है। आपने आरोप लगाया है कि आपके बच्चे ने आपसे शिकायत की थी कि उनके जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाला एक रिजवान नाम का जो टीचर था जो इंग्लिश पढ़ाता था, वो बच्चे पर कुरान पढ़ने का दबाव बना रहा था और जब बच्चा कुरान नहीं पढ़ता था या ख़रीदा नहीं था तो बच्चे को मारा पीटा भी गया। ये पूरा मामला था क्या? बच्चे ने आपको कब बताया, कब कब कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई थी? ऐसा है, ये मामला अभी तो बच्चे ने मेरे को 3-4 बार बताया था ये। जी तो मेरे से पूछता था, मतलब बताया गया था, मेरे से पूछता था। अभी मान लो पूछ रहा है कि पापा कुरान क्या होता है, जब हमारे धर्म में नहीं है, जी हमारे घर में कोई ऐसी शिक्षा नहीं है जी और ना बच्चा कहीं ऐसी जगह जाता है, यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन क्लास जाता है। जी अगर बच्चा ये पूछता है तो एक बार तो मैंने इग्नोर करा कि भाई बच्चे और भी हैं हमारे पास जो क्या बता उनके साथ खेलता हो, ऐसा कुछ हुआ हो। जी 1-2 बार मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, जी लेकिन जब वो बात कई बार हो गई तो थोड़ा मेरे माइंड में आया कि भाई ये ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, हाँ जी एक चीज़ को क्यों पूछ रहा है ये। फिर मैंने इससे पूछा बुला के, तो इसने बताया कि रिजवान सर बोलते हैं कि आप है ना कुरान पढ़ा करो, आपके देवी देवताओं में कोई पावर नहीं है, हमारे अल्लाह में है। तो जब मेरी बात हुई रिजवान सर से तो सीधा गाली गलौज पे आ गए, अपने आप को दाऊद इब्राहिम का बाप बताने लग गए और मेरे से ऐसी मतलब बहुत ही अभद्र गालियाँ दी जो मैं आपको बता भी नहीं सकता, जो सोशल मीडिया पे चल भी नहीं सकता। जी तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं से वो टीचर हैं, उनके अंदर वो सारे जिहादी वाले गुण हैं। और उनके भाई जो आते हैं सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि हमारी ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार आप उसको, उस शख्स को भी तो लाओ ना सोशल मीडिया पे जिसने सब कुछ करा है, आप उसको लाते नहीं हो, आप दोनों ही बोलते हो। मनोज जी, बच्चे ने आपको कितने समय के दौरान 3-4 बार, जैसे बच्चे ने बताया 3-4-5 बार आपको बताया था, हाँ, कितना टाइम हो गया था बच्चे को बताते बताते? सर ऐसा स्कूल गया था, उसके 1-2 हफ्ते बाद से ही ऐसा पूछने लगे। अप्रैल मई में आपने इस इंस्टीट्यूट में? अप्रैल 20 तारीख को मैंने डाला था इसको। अच्छा, तो उसके 1-2 हफ्ते बाद से ऐसे मतलब मई में बोलना शुरू कर हाँ दिया? हाँ हाँ हाँ, मई में बोलना स्टार्ट कर दिया था। तो 2 महीने तक वो बच्चे को आप मतलब सुनते रहे? हाँ, बच्चे की बात थी, मैंने ज़्यादा गौर नहीं करा, इसने ज़्यादा कुछ ऐसा भी नहीं है। मैं भी काम वाम पे आता हूँ तो मेरा भी माइंड थोड़ा सा ऐसा ही रहता है और आना जाना लगा ही रहता है। तो जब कई बार एक चीज़ हो जाए तो फिर तो ध्यान देना पड़ता है ना। जी अब हम उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, एक बार कर सकते, 2 बार कर सकते। जो चीज़ बार बार हो जाए तो फिर जाके कंफर्म मेरे को हो गया। जब मैंने रिजवान जी से बात करी तो मुझे लग गया कि नहीं, मेरा बच्चा, पहली बात तो उस बच्चे को क्या पड़ी जो किसी से झूठ बोलेगा, जी और ना उस लायक है। अगर तब मुझे जाके पता लगा नहीं है हकीकत है। अच्छा मनोज जी, एक चीज़ और बताइए कि जब आपने इस बारे में रिजवान से बात की तो इंस्टीट्यूट्स के मालिक से भी या जो इंस्टीट्यूट चला रहे थे उनसे आपने बात की कि आपका टीचर इस तरीके से बच्चे को बोल रहा है और ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो वहाँ से क्या रिप्लाई आया, क्या आपको बताया गया या बोला गया? हाँ, वो मेरे को सीधा बोलने लग गए कि जो किससे आपने बात की थी? मेरे पास जिसका कॉल आया, मैं तो नाम नहीं जानता था, उसने बताया कि मैं अजय बोल रहा हूँ। इंस्टीट्यूट से ही? हाँ जी, तो उससे सीधी बात हुई मेरी। तो वो बोले जी ऐसा है, 2-4 दिन की फ़ीस हम आपके बच्चे से नहीं लेंगे, आप यहीं बात को ख़त्म करो, आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं, हमें फ़ीस का तो कोई ऐसा था ही नहीं। मैंने बोला अभी
जो भी आपका बनता है 1-1 रुपया हम देंगे, मगर उस शख्स से मेरे को मिलवाओ जी जो ऐसा काम कर रहा है। जी आज मेरे बच्चे के साथ हो रहा है, कल और किसी के साथ होगा। जी। और ऐसा ये नहीं है कि मेरे इसके साथ हो रहा है, इससे पहले भी कईयों के साथ हुआ होगा। फिर आपने क्या किया? क्या जिस तरीके से आपने मुझे बताया था कि आपने पुलिस को कंप्लेंट की, क्या किया आपने? आपकी एफआईआर दर्ज हो गई, पुलिस क्या कह रही है? एफआईआर ऐसे दर्ज नहीं हुई, हम तो 3 दिन तक थाने के आगे खड़े रहे जी और ये सारे फरार थे। अगर आप गलत नहीं हो, आप ठीक हो, तो आपको आना चाहिए। जी आप अपनी बात रखते वहाँ पे, हम भी सुनते, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये फरार थे सभी के सभी, इन्होंने कोई बातचीत नहीं करी, ना आए। फिर जाके एफआईआर कटी। अभी किस भी तारीख को आपने एफआईआर करवाई थी? मैंने 4 तारीख को करवाई थी। अच्छा, 4 तारीख को नहीं, आपकी 4 तारीख को एफआईआर नहीं हुई थी। आपने एफआईआर कंप्लेंट दी हाँ, कंप्लेंट दी थी। एफआईआर मेरी 6 तारीख को हुई थी। 2 दिन बाद। हाँ, क्योंकि 2-3 दिन के बाद ही जाके मेरे को पता लगा कि एफआईआर आपकी कटी है। किस सेक्शन में दर्ज हुआ है मामला? क्या धाराएं लगाई गई हैं? धाराएं लगी हैं 299, 302। कि अब आप इस लड़ाई को कहाँ तक लेके जाएंगे हम बिल्कुल जड़ तक लेके जाएंगे, जब तक और अरेस्टिंग नहीं हो जाएगी? जब तक अरेस्टिंग ना हो जाए और जब तक सजा ना मिल जाए। क्योंकि ऐसे आरोपी बाहर घूमने हमारे लिए नहीं, देश के लिए खतरनाक है। देखिए, ये मनोज थे, वो बता रहे थे कि किस तरीके से इनके बच्चे को कहा गया था, किस तरीके से एफआईआर हुई, कौन था वो शख्स और किस तरीके से इन पे दबाव बनाया गया। फिलहाल मनोज का ये कहना है कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी है और अब जब तक आरोपी को सजा नहीं मिल जाती तब तक ये चैन से नहीं बैठेंगे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फासिल अहमद जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप दोनों का स्वागत है। अजय गौतम जी, आपने पूरी रिपोर्ट अभी देखी, रजनीश ने जो रिपोर्ट बताई, उस पेरेंट्स से भी बातचीत की जिसके बच्चे को प्रेशर किया जा रहा था, जिस पर आरोप लगाया गया या फिर जो एफआईआर लॉन्च की गई है। सवाल यह है कि हम गंगा जमुनी तहजीब की बात तो करते हैं, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कई सवाल भी उठने लगते हैं। अजय गौतम जी, देखिए, जो गंगा जमुनी शब्द है ना, अगर आप इसकी हिस्ट्री जाएंगे तो जब इब्राहिम लोदी भारतवर्ष के अंदर आया था और उसने दिल्ली पर आक्रमण किया था, 10,000 हिंदुओं के शव काट के उसने जो है धड़ जो थे वो गंगा में बहा दिए थे और 5,000 बहा दिए थे जमुना के अंदर। तब से ही शब्द बना गंगा और जमुनी। इसका कोई बहुत मिलनसार शब्द नहीं है। इसका मतलब ही है कि गंगा और यमुना में हिंदुओं को काट के बहा दिया गया, तब गंगा और जमुनी शब्द बना। अब मैं ये मानता हूं कि जो लड़के के पिता हैं, जो पीड़ित परिवार के पिता मनोज जी, इसमें गलती उनकी है। उन्होंने ये जानते हुए कि यह व्यक्ति एक मुस्लिम है, यह जानते हुए कि इसकी मानसिकता क्या है, यह जानते हुए कि आज नहीं तो कल ये इन्होंने समय आने पर इस तरीके का दंश देना है, अपने बच्चे को क्यों ऐसे इंस्टीट्यूट में भेजा जहां पर इस तरीके की संभावना हो। नहीं, शिक्षक अजय गौतम जी, एक शिक्षक तो शिक्षक होता है ना, गुरु तो गुरु होता है। मेरी बात सुनिए सर, आरोप एक टीचर पर लगा है, आप सबको उसी चक्की में डालेंगे तो कैसे चलेगा? अजय गौतम जी देखिए, आज मेरी बात सुनिए। मुसलमान संप्रदाय के जो 4% लोग हैं बच्चे, वो देवबंद के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन वो जहां उनको जो पढ़ाया जाता है वो उससे कंट्रोल करते हैं पूरी कम्युनिटी को। तो 1 या 2% की बात नहीं है, 100 में से 1 की बात नहीं है। बात ये है कि मानसिकता क्या है। ये गजवाए हिंद जो है, ये 100 में से 99 लोग यही सपना पाले हुए हैं कि हमने गजवाए हिंद करना है। ये तो 100 में से 99 लोग यही सपना पाले हुए हैं कि हमें पूरे उसको भारत को जो है एक दिन मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। ये तो 100 में से 99 लोग यही। आज बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ क्या हुआ? घेर के कॉलोनी के अंदर इतने सारे हिंदुओं को एक साथ कत्ल कर दिया गया। ये मानसिकता है, ये व्यक्ति विशेष की मानसिकता नहीं है, ये एक समाज विशेष की मानसिकता है। देखिए, छोटा बच्चा वो इंग्लिश पढ़ने के लिए गया है, वहां पर बजाय उसको कि वो इंग्लिश में ग्रामर सिखाए, इंग्लिश उसकी इंप्रूव करे, वहां उस बच्चे को इस तरीके से ये कहना कि तुम्हारे देवी देवता ऐसे, आप कुरान क्यों नहीं लाए, आप कुरान क्यों नहीं पढ़ रहे? वो कोई मदरसे में तो गया नहीं है बच्चा। तो मैं यहाँ बात टीचर की नहीं है सर, यहाँ बात ये है कि एक कम्युनिटी की बात जी, एक कम्युनिटी की बात है और उस कम्युनिटी के 99% फासिल अहमद जी उसी मानसिकता के हैं। फासिल अहमद जी, क्या ये गजवाए हिंद वाली मानसिकता है, जैसा कि अजय गौतम जी लगा? मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि ये कुंठित मानसिकता से बोल रहे हैं। इनको जो सुबह व्हाट्सएप में आता है ये वही बोलते हैं, ये किसी से बायस्ड है।
मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी प्रारंभिक शिक्षा मुझे उर्दू सिखाया, पता किसने सिखाया? एक तिवारी जी ने। वो तिवारी जी हमको ट्यूशन देते थे, वो उर्दू सिखाने आते थे हम घर पे हमारे। हमारे देश की ये संस्कृति है। ये जो गौतम जी जो बोल रहे हैं, और मैं अभी दूसरे कमरे में हूँ, नहीं तो अगर दूसरे कमरे में रामचरितमानस का दोनों खंड मेरे पास रखा हुआ। देखिए, ज्ञान का कोई धर्म नहीं होता है। हम तो कह रहे हैं कि भारत के हर बच्चे को रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? हमारे हर बच्चे को हमारे देश की सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। और हमारे मजहब में कई मौलाना चतुर्वेदी हैं, द्विवेदी हैं, नाम के आगे उनका टाइटल लगा हुआ है कि वो चतुर्वेदी और द्विवेदी हैं। हम लोग तो कभी इन चीजों को उठा नहीं करते हैं। नहीं तो तिवारी जी ने जो आपके टीचर थे, जो आपको विद्यालय में पढ़े हुए हैं, फाजिल जी, जो रामचरितमानस पढ़ाओ, कोई दिक्कत है? बाइबिल पढ़िए, फाजिल जी जो आपके टीचर थे तिवारी जी, पढ़ना चाहिए। जो आपके, सुनिए ना मेरी बात, उससे धर्म का कुछ सुन नहीं लीजिए। वो सवाल जाऊंगा उसमें। आप तो कम से कम चुप रहिए। नहीं मैं चुप ही हूँ, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि आप तो सुनिए। आपके टीचर तिवारी जी ने कभी आपसे कहा था कि तुम गीता और रामायण लेकर नहीं आओगे तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी? हम खुद पढ़ते थे उनसे, अभी भी बताइए तो कट चौपाई सुना देंगे आपको। नहीं हमको चौपाई नहीं, हमें चौपाई नहीं सुना। हम आपसे ये कह रहे हैं, कभी आपको ये कहा गया नहीं पढ़ोगे तो पीट देंगे, या क्यों लेकर नहीं आए, इस तरह के सवाल? बाबर जब भारत में आए तो पहाड़ से उन्होंने देखा कि इब्राहिम लोदी की सेना वहां पे जम के खड़ी हुई है। सुनिएगा मेरी बात को गौर से। तो उन्होंने देखा कि कुछ चूल्हे उधर जल रहे हैं, कुछ चूल्हे उधर जल रहे हैं। तो पूछा कि भाई ये चूल्हा अलग अलग क्यों जल रहा है? तो बोला ये दलित हैं, ये बड़ी जात के लोग हैं। बड़ी जात का चूल्हा जो सैनिक है उनका चूल्हा अलग जलता है, छोटी जात के सैनिक का चूल्हा अलग जलता है। तो बाबर ने कहा कि तब तो हम 2 मिनट में जीत लेंगे इस देश को। जहां दलित राजपूत के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता, उसका पानी नहीं छूका पी सकता, उसके साथ बैठ नहीं, ये कारण रहा है हमारे देश में लोगों का आने का। वो जात पात का पुराना मामला आप उठा रहे, ठीक बात है, लेकिन ये बात तो बताइए कि भाई कुरान लेकर नहीं आओगे तो पिटाई हो जाएगी। और जिन पर केस हुआ वो, फाजिल भाई, जिन पर केस हुआ वो पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हैं, ये सवालों के घेरे में है कि नहीं? फाजिल अहमद जी, जिन पर आरोप है वो पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हैं इस मामले में। देखिए, ये जरूरी जांच में हिस्सा लेने के लिए। सुन लीजिए, ये एक मोहल्ले का जो झगड़ा होता है ना, वो है, और वो पहुंच गया मजहब तक। निजी लड़ाई को इन लोगों ने धार्मिक लड़ाई बना करके, उसको प्रोपेगेंडा करके उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। ये पूरा मामला वही है। कुरान पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, रामचरितमानस पढ़ने में, ठीक है। अजय गौतम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं इसके बाद रजनीश के पास जाऊंगा। रजनीश हमारे साथ छोड़ गए। अजय गौतम जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। अजय गौतम जी, संस्कृत पढ़ सकते हैं, उससे हिंदू हो गए, कोई अरबी पढ़े तो मुसलमान हो गया जी। ज्ञान सबको लेना चाहिए और ज्ञान दिया जाता है, और अच्छी बात है कोई बच्चा रामचरितमानस पढ़े, संस्कृत पढ़े, उर्दू पढ़े, अरबी पढ़े, फारसी पढ़े, सब कुछ पढ़े, इंग्लिश पढ़े। कहाँ इंग्लिश में नहीं पढ़ने देते लोग? सुनिए ना भैया, बात यह है, अगर आज आपसे 70 साल पुराने मकान के कागज देखेंगे ना, तो वो उर्दू के अंदर ड्राफ्ट होते हैं। इसलिए तिवारी जी ने और दुबे जी ने और चतुर्वेदी जी ने संस्कृत अपने वो उर्दू स्वेच्छा से नहीं सीखी, क्योंकि उस वक्त के अंदर जो भाषा थी, सुन तो लीजिए। अब फाजिल साहब सबसे मत ऐसे मत करिए। देखिए, अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा ना सर, अपनी बारी में बोल लीजिएगा ना, अपनी बात। अरे मत कहने तो दीजिए। आज से जी ठीक है, सुन लेते हैं अजय गौतम जी क्या कह रहे हैं। साल पहले, फजील अहमद जी, जी ठीक है, फजील अहमद जी थोड़ा सा इंतजार सुन लेते हैं। ज्यादातर जो कामकाज थे वो उर्दू के अंदर ही हुआ करते थे, तो इसलिए लोग उर्दू ही सीखा करते थे। इसलिए तिवारी जी को उर्दू पढ़ना इसलिए मैंडेट था, भाषा थी। सुन ली भैया, ये बीच में क्या बात है? देखिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब ये सुनिए ना, सुन तो लीजिए। और इसी तरीके से कभी इनको ये नहीं कहा होगा कि भैया देखो तुम्हारे कुरान के अंदर ये चीजें लिखी हैं और तुम्हें इसको छोड़ देना चाहिए। जो अभी के जो रिजवान हैं
जो रिजवान नाम का जिहादी है जो फरार है, जिसको पुलिस ढूंढ रही है, उसने बर्ताव किया। बात यह है कि हर चीज को रिजवान साहब जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। आपका देखिए अकीदा अपना है, मेरा अकीदा अपना है ना। आप मुझे कहिए कि मैं अपना अकीदा छोड़ के आप में जाऊं। आप दलितों की और राजपूतों की बात करें, आप अहमदियाओं के साथ बैठ के नमाज पढ़ते हैं? आप शिया और सुन्नी आपस में बैठ के नमाज पढ़ते हैं? देहलवी और बरेलवी नमाज पढ़ते हैं क्या? देवबंदी और बरेलवी नमाज पढ़ते हैं क्या एक साथ में बैठ के? क्या बात कर रहे हो महाराज? के पीछे नमाज पढ़ते नहीं, हैं। हनफी और सुनफी एक साथ बैठ के नमाज पढ़ते हैं क्या? गरीब है, अगर हमारा आलिम है, हमारा इमाम है, मैं कह रहा हूँ हनफी और सुनफी एक साथ पढ़ते हैं, बरेलवी और बरेलवी एक साथ नमाज पढ़ते हैं क्या? देवबंदी और एक साथ है क्या? आप अहमदियाओं को मुसलमान मानते हैं क्या? बता दीजिए ना। मैं उस विषय पे नहीं जा रहा, इसलिए जाति प्रथा की बात मत करिए। सीधी सी एक बात ये है कि अगर हिंदुओं ने कि किसी माँ बाप ने आप पर गलती से भरोसा कर लिया और अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज दिया, वो तो शुक्र है लड़का है। वो लड़की होती तो लव जिहाद कर लिया होता। नहीं, अभी इस मामले में जो बात फजील अहमद जी ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, दोनों मेहमानों के पास आ रहा हूँ। फजील अहमद ने कहा कि भाई एक मोहल्ले की लड़ाई रही होगी और इसको इन्होंने मजहब का मुद्दा बना दिया, इसको एजेंडे का रंग दे दिया। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार की, इस रिपोर्ट को दर्शकों तक उन्होंने पहुंचाई है। रजनीश, बताइए हुआ क्या है, क्योंकि फजील जी का कहना है कि एक मोहल्ले की लड़ाई को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, धर्म के एजेंडे से, धर्म के चश्मे से। देखिए विवेक, फजल जी की अगर मैं बात करूं तो ये कोई मोहल्ले का झगड़ा नहीं है। जिस तरीके से मेरे बच्चे से मेरी बात हुई, उसके पिता से मेरी बात हुई और जिस तरीके से मैं इंस्टीट्यूट पे गया था, तो ये कोई मोहल्ले का झगड़ा नहीं था। बच्चे ने कई बातें ऐसी मुझे बताई है जो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता। इसके अलावा जो उसके पिता ने भी ये बात बताई है, बल्कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी मुझे दी हैं, जब उसने जो आरोपी जो है, जिस पे रिजवान पे जो आरोप लगाया है कि उसने कुरान खरीदने का दबाव डाला है, पढ़ने का दबाव डाला, तो जब बच्चे के पिता ने उसको फोन किया तो उसने गंदी गंदी गालियां दी उस पिता को। तो जिसके बाद पिता ने कहा कि मुझे आपसे मिलना है, वो इंस्टीट्यूट गया लेकिन इंस्टीट्यूट में वो नहीं मिला। जिसके बाद ये मामला पुलिस तक पहुंचा है। और जहां तक बात उर्दू और जो उर्दू लिखने और सीखने की बात है विवेक, ये बात उर्दू लिखने और सीखने की से मुद्दे से परे है बिल्कुल। क्योंकि बच्चा आरोप लगा रहा है, बच्चे को कोई सिखाया नहीं जा सकता। बच्चे के साथ जो हुआ बच्चे ने वो बताया। हालांकि शुरुआत में मनोज कुमार जो बच्चे के पिता थे, उन्होंने इस बात पे यकीन नहीं किया। उन्होंने सोचा कि शायद बच्चे आपस में बात कर रहे होंगे तो इसलिए उनके बच्चे ने कहा। लेकिन जब बच्चे ने बार बार कहा कि छुट्टी होने के बाद जो टीचर था, जो जिस पे आरोप लगाया गया था, उससे पूछता था कि क्या आपने कुरान खरीदी, क्या आपने उसको पढ़ा, और अगर नहीं पढ़ा तो बच्चे ने ऐसा कहा कि उसको पीटा गया। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। उर्दू लिखने और सीखने की बात है, हर कोई उर्दू लिख सकता है, सीख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी भी एक छोटे मासूम बच्चे को इस तरीके से मजबूर करना, ये अपने आप में बड़ी बात है। फजील जी का इस पर रिएक्शन चाहेंगे। फजील जी, किसी भी बात को तुरंत एजेंडा कह देना ठीक बात नहीं है। इस मामले में जांच अभी चल रही है। पिछले 10 साल से, 2014 से जब से भाजपा की सरकार बनी है, चैनल के बारे में तो लोगों का क्या परसेप्शन बना है वो किसी से छिपा नहीं जी। और रजनीश जी की रिपोर्ट में देख रहा था, अभी एक ही बात को 3 बार पूछ रहे थे। वो बच्चा है ना, बच्चा है, आज सामने वाला समझ जाता है कि कैमरामैन और रिपोर्टर क्या पूछना चाह रहे हैं। तो वो रिपोर्ट मैंने देखा, इनको एक ही चीज को जैसे ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे से उगलवाना चाह रहे हैं कि जो बोले वही बोल रहा है। तो इनसे बात मतलब नहीं है, विवेचना होने दीजिए। मतलब आप ना परिवार के एफआईआर पर, ना परिवार की शिकायत पर मुतमईन है, ना आप चैनल के रिपोर्ट पर मुतमईन है, ना रिपोर्टर के रिपोर्ट पर मुतमईन है, ना नहीं फजील जी कहीं एक जगह तो आकर ठहरेंगे भाई साहब। नहीं भाई साहब, आप वो रिपोर्ट अपने पास रखिए, लेकिन कहीं एक जगह तो आकर ठहरेंगे। कोई थाली के बैंगन की तरह डोल थोड़ी सकता है जो आपके मन में है। फजील जी, कोई थाली के बैंगन की तरह डोल थोड़ी सकता है। कोई एक जगह तो आदमी टिकेगा आकर। आपको किसी चीज पर भरोसा नहीं है, सिर्फ भरोसा है कि भाई एजेंडा चल रहा है। अगर शिकायत सही पाई गई तो क्या आप माफी मांगेंगे कैमरे पे? कुछ भी दिखाई दे सकता है। मैं कह रहा हूं शिकायत सही पाई गई तो आप कैमरे पे माफी मांगेंगे? अरे हम पैर पकड़ के माफी मांगेंगे। आप चलिए ठीक है, आप पैर पकड़ कर माफी मांगने के लिए तैयार, अगर रिपोर्ट सही पाई गई तो। अजय गौतम जी का रिएक्शन चाहेंगे जल्दी से। अजय गौतम जी, आपका रिएक्शन। देखिए जी ठीक है। लेकिन
जिस तरह से हम लोग 10 दृष्टि साल के से पुलिस कैमरा ऐसे और कोई मीडिया एफआईआर की जिस दर्ज तरह नहीं से कर खेल लेती है रहे जब तक उनके हमारी सामने ख्वाहिश है मटेरियल कि ना हो। नंबर 1 मीडिया पुलिस दिखे कि ने भाई प्राइमा भारत फेसाई ठीक है फजील जी, आ रहा हूं आपके पास। ठीक है फजील जी, आ रहा हूं। कहलवाया जा रहा है। और अजय देखिए, गौतम जी से सुन लेते हैं, समय सीमित। अजय गौतम जी, देखिए फजील साहब को मुझे लगता है पैर पकड़ के माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको स्पाइन की भी प्रॉब्लम है, झुक नहीं पाएंगे इतना ये, इसलिए वैसे ही मुंह से भी बोल देंगे तो भी हम मान लेंगे। दूसरी दिक्कत ये है कि ये पूरा जो मटेरियल है ना वो पुलिस लेकिन ने अगर एग्जामिन गलत निकला तो आपको भी माफी मंगवाएंगे पैर करके। एग्जामिन करने के बाद में ही है, कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है, कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है, बल्कि आपको भी नहीं छोड़ने वाले, आपको भी पैर तुम पकड़वा के माफी तुम मंगवाएंगे। सुन लीजिए, अरे डीसीपीसीआर भी कार्रवाई आपको भी माफी मांगना पड़ेगा। सुनिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन हेल्पलाइन है 109 फोन किया जाएगा, डीसीपीसीआर दिल्ली चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट, क्योंकि बच्चे से जुड़ा मामला है, इसको डीसीपीसीआर भी देखेगी, इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर भी देखेगा, और मौका लगेगा तो मैं कहूंगा कि फजील अहमद को भी को एक्यूज्ड बनाया जाए, क्योंकि ये यहाँ बैठ के ऐसे आतंकवादियों की, ऐसे जिहादियों की वकालत। चलिए ठीक है, इस मामले में जांच अभी चल रही है, जांच पूरी होने का हम इंतजार करना चाहिए।